अमेरिकी सदर ट्रंप के चीन, कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर टैरिफ टैक्स लगाए जाने के बाद से एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी देखी जा रही है। टोक्यो और सियोल स्टॉक मार्केट में 2% से ज़ायद की गिरावट देखी गई। सिंगापुर और वेलिंगटन में भी शदीद मंदी देखी जा रही है। डॉलर की कदर में भी इजाफा देखने में आया है, जबकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में चीनी युआन और कैनेडियन डॉलर की कदर में भी रिकॉर्ड कमी हुई है। यूरो गुज़श्ता 2 साल से ज़ायद अरसे की कम तरीन सतह पर आ चुका है, जबकि मुस्तहकम समझे जाने वाले स्विस फ्रैंक की कदर में भी कमी देखी गई है। मुस्तहकम समझे जाने वाले स्विस फ्रैंक की कदर में भी कमी देखी गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरे करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई हुकाम के मुताबिक गवर्नर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा भी मुलाकात करेंगे। सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर प्यूनियर जज मुकर्रर कर दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रवां हफ्ते का नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दीगर हाईकोर्ट से ट्रांसफर होने वाले 3 नए जजेस भी आज से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। रवां हफ्ते 10 के बजाय 13 जजेस केसेस की समाअत करेंगे। 13 सिंगल बेंचेस के साथ 6 डिवीजन बेंचेस भी दस्तयाब होंगे। ड्यूटी रोस्टर के जरिए जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जजेस रोस्टर के मुताबिक पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल होगा, जबकि दूसरा डिवीजन बेंच नई ट्रांसफर होने वाले दोनों जजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो शामिल हैं। जबकि तीसरा डिवीजन बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान पर मुश्तमिल है। चौथे डिवीजन बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज। 5वें डिवीजन बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस आजम खान, जबकि छठे डिवीजन बेंच में जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर को शामिल किया गया। तबादले के बाद आने वाले 3 जजेस की सीनियरिटी के हिसाब से ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच नंबर 2 दिया गया है। इससे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास सीनियर प्यूनियर जज का ओहदा था। बेंच 2 उनके पास था, मगर अब उनको बेंच 3 में शामिल कर लिया गया है। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो बेंच 9 में हैं, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच 12 में शामिल किए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 मुख्तलिफ हाईकोर्ट से जजेस के तबादले पर इस्लामाबाद की बार काउंसिल्स का आज हड़ताल का ऐलान। बार काउंसिल्स ने आज वकला कन्वेंशन भी बुला लिया। 3 जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद कहते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को अदालत कम लुंडे का माल ज़्यादा समझ लिया गया है, जिसको चाहो यहाँ भेज दो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुंतकिल 3 जजेस को फौरी तौर पर वापस भेजा जाए। वकला कन्वेंशन हड़ताल और उसके बाद भरपूर मज़ाहमत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हंगामी इजलास के बाद मुश्तरका करारदाद पेश की। मीडिया से गुफ्तगू में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिश की जा रही है, जिसे पैका के ज़रिए मीडिया को फतह किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लंडे का माल समझ लिया गया है, जिसको चाहो यहाँ ले आओ। इस्लामाबाद बार काउंसिल के कोऑर्डिनेटर चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी अली मुबासी ने कहा कि बदनीयती से 26वीं तरमीम की और अब बदनीयती से हाई कोर्ट में तबादला करके जज लाए जा रहे हैं। मुल्क भर के वकला अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट करें। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सदर नईम अली गुज्जर ने कहा कि 3 जजेस को बाहर से लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान हिजान पैदा किया जा रहा है। सीनियर मोस्ट 3 जजेस में से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन बार काउंसिल का रद्द-ए-अमल तो आपने देखा। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान बार एसोसिएशन का रद्द-ए-अमल यकसर मुख्तलिफ है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे सूबों से जजेस की तैनाती को खुशाइन करार दे दिया है।
सिंध हाई कोर्ट बार के सदर बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज अली की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छोटे सूबों से जजेस की तैनाती खुशाइन बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाकी तशख़्ख़ुस की बहाली की जानिब कदम है। सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार अताउर लांगो ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सूबों के जजेस की तैनाती को खुश आइन करार दे दिया है। एक बयान में उनका कहना था कि आइन के तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि वह जजेस की तकर्रुर तबादले करे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आला अदलिया के तमाम जज साहिबान ने आईने पाकिस्तानी पासदारी का हल्फ उठा रखा है। सोशल मीडिया पर एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि क्या आर्टिकल 200 आइन का हिस्सा नहीं। आर्टिकल 200 कहता है कि सदर किसी भी जज का एक दूसरे हाई कोर्ट में तबादला कर सकते हैं। और कोयटा के मौसम की बात करें तो कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने आज पीर को सूबे के 12 अजला में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार को पिछले 24 घंटों के दौरान कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7, कोयटा में -4 और नौकंडी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर को बलूचिस्तान के 7 अजला कोयटा, ज़ियारत, पुशीन, योब, कल्लात, मस्तूंग और किला अब्दुल्ला में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, जबकि नौशकी, चागी, गवादर, तुर्बत और पंजगोर में हल्की बारिश का भी इम्कान बताया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में हैं। सुबह के वक्त सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर से मुतालिक बता रहे हैं सुहेल इमरान। जी, गैर मुतवक्को तौर पर फरवरी के आगाज के साथ ही लाहौर एक मरतबा फिर धुंध की लपेट में है। गुज़िश्ता 2 रोज से बहुत ज्यादा धुंध रही है लाहौर में और आज एक मरतबा फिर जो गुलबर्ग का इलाका है, जेल रोड है, कैलरी है, कैंट है, वहां पर बहुत ज्यादा धुंध है। समनाबाद की तरफ, इकबाल टाउन की तरफ और गार्डन टाउन की तरफ बनिस्बतन कम धुंध है, लेकिन इन इलाकों में जिनका मैंने जिक्र किया वहां पर बहुत ज्यादा धुंध है। गुज़िश्ता हफ्ते सूरज अपनी आबोताब के साथ निकला था और लग ऐसे रहा था कि जैसे अब सर्दियों का इख्तिताम है और अर्ली समर का आगाज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो गया है। रात 9 बजे के बाद धुंध का ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। इसी तरह मोटरवेज जो हैं वो मुख्तलिफ सेक्टर से बंद की गई हैं। फ्लाइट ऑपरेशन भी जो है वो मुतासर हुआ है। और ज़िला कुल्लू में बदअदमी के खात्मे और देरपाम के खात्मे के लिए फ़रीक़ैन के माहिदीन का गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कामयाब जिरगे के बाद आज पेशावर में जिरगा मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्की हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफसाल मज़ीद आगाह करेंगे। जी, ज़िला कुल्लू में तवील अरसे से रास्तों की बंदिश और बदअमनी के दीगर वाक़ियात का रास्ता रोकने के लिए फ़रीक़ैन के माहिदीन मैदान में आ गए हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में फ़रीक़ैन के माहिदीन का ग्रैंड जिरगा मेंबरान के हमरा साबिक़ सेनेटर सुजात सैयद मियाँ के घर पर जिरगा हुआ, जिसमें ज़िला कुल्लू में क़याम यमन के हवाले से तफसील सी गुफ्तगू शनीद की गई। इस मौके पर अपने खिताब में कबायली रहनुमाओं जलाल हुसैन और मुनीर खान बंगश का कहना था सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकना ज़रूरी है। जो भी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेगा उनके खिलाफ हुकूमत भी कार्रवाई करे और कौमी तौर पर भी इस किस्म अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक दूसरे के मुक़द्दसात का ख्याल रखा जाएगा और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखा जाएगा। और दूसरी जो इश्यूज़ हैं रास्तों की बंदिश और दूसरे मसाइल जैसे शहरियों को, लोगों को मुश्किलात का सामना है, उस हवाले से आज दोबारा पेशावर में फ़रीक़ैन के माहिदीन का जिरगा होगा। उसमें बाकी जो चीज़ें हैं उस हवाले से भी तफसीली बातचीत की जाएगी। हम उम्मीद रखते हैं कि वो आपस में बात करें, बातचीत को डायलॉग के ज़रिए हल करें ताकि मामलात आगे बढ़े, अमन का प्रोसेस जारी रहे। बहुत अच्छा बात है ना, तो फ़रीक़ैन बैठ दें, सारे लोगों को उम्मीद है ना कि अच्छी तरीके से फैसला होगा। 5 IPPs के बंदिश के असरात
मरतब होना, जाहिर होना शुरू हो गए। बिजली तक़सीमकार कंपनी ने सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 52 अरब रुपए से ज़्यादा का रिलीफ आवाम को मुंतकिल करने के लिए नेपरा को दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। नेपरा 12 फरवरी को दरख्वास्तों की समाअत करेगा। जो फैसला भी हुआ कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन के लिए होगा। नेपरा के मुताबिक बिजली सारिफीन को 12 अरब 12 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए दरख्वास्तें नेपरा में जमा हो चुकी हैं। दरख्वास्तें नवा माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई गई हैं। दरख्वास्तों में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 50 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी मांगी गई है, जबकि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात की मद 2 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी की दरख्वास्तें हैं। तहम ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की मद में 2 अरब 69 करोड़ रुपए का इजाफा मांगा गया है। अक्टूबर तक दिसंबर 2024 की सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। नेपरा सराय के मुताबिक समाअत से काबिल ये बताना मुमकिन नहीं कि सारिफीन के लिए फी यूनिट बिजली कितनी सस्ती होगी। याद रहे कि हुकूमत ने 2400 मेगावाट सलाहियत की 5 IPPs मुज़ाकरात के बाद बंद कर दी थी। 52 अरब रुपए से ज़्यादा की मुतवक्किल रिलीफ की बड़ी वजह इन 5 IPPs का खात्मा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में ज़रई आमदनी पर टैक्स लागू करने की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। सिंध ज़रई इनकम टैक्स कानून का मुसविदा सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद आज सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा, जबकि ज़रई आमदनी पर टैक्स की शरह क्या होगी और इस कानून में क्या क्या है, बताएंगे कराची से कामरान रजी। सिंध असम्बली से ज़रई आमदनी से मुताल्लिक सिंध एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट पीर को मंजूर होने का इम्कान है। जियो न्यूज को हासिल दस्तावेज के मुताबिक ज़रई आमदनी 6 लाख रुपए सालाना तक होने पर टैक्स लागू नहीं होगा, जबकि 6 लाख से ऊपर 12 लाख तक आमदनी पर 15% टैक्स होगा। दस्तावेज के मुताबिक 12 लाख से 16 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी पर 90,000 फिक्स टैक्स, 12 लाख से ऊपर की आमदनी पर 20% इजाफी ज़रई टैक्स तजवीज़ किया गया है। 16 लाख से 32 लाख आमदनी पर 1,70,000 फिक्स टैक्स, जबकि 12 लाख से ऊपर आमदनी पर 30% ज़रई टैक्स तजवीज़ किया गया है। इसी तरह 32 लाख रुपए से 56 लाख रुपए तक आमदनी पर 6,50,000 रुपए टैक्स, जबकि 32 लाख से ऊपर आमदनी के हिस्से पर 40% ज़रई टैक्स अदा करना होगा। मुसव्वदे के मुताबिक 56 लाख रुपए तक आमदनी पर 16,10,000 रुपए टैक्स होगा और 56 लाख से ज्यादा आमदनी होने पर इजाफी आमदनी पर 45% ज़रई टैक्स अदा करना होगा। ज़रई आमदनी से मुताल्लिक कानून में सुपर टैक्स का निफाज भी किया जाएगा। 15 करोड़ रुपए सालाना ज़रई आमदनी पर कोई सुपर टैक्स नहीं होगा, तहम 20 करोड़ रुपए से ज्यादा ज़रई आमदनी पर 1% सुपर टैक्स अदा करना होगा। आमदनी के साथ ही सुपर टैक्स की शरह में भी इजाफा होगा। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना ज़रई आमदनी पर 10% सुपर टैक्स तजवीज़ किया गया है। ज़राए का कहना है कि सिंध एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कानून का मुसविदा पीर को सिंध काबीना से मंजूरी के बाद सिंध असम्बली में पेश होगा। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। दरियाई सिंध से 6 कैनाल्स तो निकाली ही नहीं जा रही, ये दावा है इरसा में सिंध की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद एहसान लगारी का। उनका कहना है कि दरियाई सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे को उन्होंने झूठ का पुलंदा करार दे दिया। अब कहा कि 2003 में मुशर्रफ दौर में हुकूमत में 4 कैनाल्स की मंजूरी दी गई थी, चोलिस्तान और थर कैनाल की मंजूरी नहीं दी गई। ग्रेटर थर कैनाल एक्सटेंशन पर हुकूमत सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। 1991 के मुआहदे के तहत पहले ही सिंध को पानी नहीं मिलता, मज़ीद कैनाल निकाले गए तो सिंध बंजर हो जाएगा। जामशोरों में हैदराबाद रोशन ख्याल फोरम के ज़ेर एहतमाम मुल्क के नहरी निज़ाम और पानी की तकसीम के तरीक़ेकार पर मुरत्तब किताब के मुसन्निफ़ और मेंबर इरसा मोहम्मद एहसान लगारी ने कहा कि रेनी, कच्ची, CRBC और ग्रेटर थल कैनाल की मंजूरी मुशर्रफ दौर में दी गई थी। ग्रेटर थल कैनाल एक्सटेंशन के खिलाफ हुकूमत सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पानी की ज़राए को माहौलियात और दरिया के हक़ के हिसाब को और लोगों के आइनी हक़ के हिसाब से देखना चाहिए। तकरीब से दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि अगर वफाकी हुकूमत दरिया सिंध पर कैनाल बनाने का सोच भी रही है तो सिंध के अवाम मज़ाहमत करेंगे। अवाम पहले ही सड़कों पर हैं, मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। सिंध को इस पे एतराज़ात इस वजह से हैं चोलिस्तान कैनाल पे कि ये पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ है और सूबों की रजामंदी के बगैर ये बनाया जा रहा है। इंडस रिवर सिविलाइजेशन जो है वो बेसिकली है पानी पर, जिससे मौजूद दौर है बहुत पुराना सिविलाइजेशन। तो आज उसी सिलसिले में एक किताब थी। तकरीब से आबादगार रहनुमा खालिद गुल निज़ामानी, डॉक्टर अब्दुल मजीद चांडियो, प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी, डॉक्टर राबिया चांडियो और दीगर ने भी खिताब किया। हाजी खान सयाल, जियो न्यूज़, जामशोरो।
और दरियाई सिंध से मुजवज़ा 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ हैदराबाद, ठट्टा, पदीडन, शिकारपुर, मेहर, सांगड़ समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया और रैलियाँ निकाली गई। GA सिंध कौमी महाज की जानिब से पैदल मार्च सक्खर से कराची की जानिब रवां दवा है। GA सिंध कौमी महाज आरिसर ग्रुप के सक्खर से कराची के लिए पैदल मार्च के गडियारों पहुँचने पर कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। मार्च की क़यादत पार्टी रहनुमा असलम खैरपुरी, अब्दुल फतेह चन्ना, वहीद सिंधी, असद सनियार, अली इमरानी, नारी तहरीक की रहनुमा किरण निजामानी, आशिक चांग और दीगर कर रहे हैं। हैदराबाद में सिंध हारी कमेटी ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मेहड़ में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन कादिर मक्सी ने जलसे से खिताब में कहा कि कैनाल्स की तामीर के खिलाफ सिंध के अवाम भरपूर मज़ाहमत करेंगे। सांगड़ में अवामी तहरीक की जानिब से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मरकजी नायब सदर सत्तार रिंद ने की। शिकारपुर, ठट्टा समेत सिंध के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं और एहतजाज किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल का कहना है कि इंडस रिवर वाटर सिस्टम पर मजीद 6 कैनाल्स बनाने की साजिश हो रही है। पूरा सिंध दरियाई सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ है। सिंध हुकूमत कैनाल निकालने की न सिर्फ मजम्मत करती है बल्कि उसके खिलाफ एहतजाज करेगी। इंडस रिवर का जो पानी है उसमें से एक बूंद भी जो सिंध का जायज़ हक बनता है 1991 के वाटर रिकॉर्ड के तहत, उसमें कोई भी कमी एक्सेप्टेबल नहीं है। वफाक जो है इस इशू को यूनिलैटरली डील कर रही है और बाकी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं ले रही। चोलिस्तान जो कि एक रेगिस्तान है उधर पानी भेज रही है और ये नहीं सोच रही कि सिंध ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड है। कराची स्पेसिफिकली टेल एंड पे है इंडस रिवर वाटर सिस्टम के। मुझे उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब है, इस कंट्रोवर्सी को मज़ीद इग्नाइट नहीं करेंगे और बैक ऑफ करेंगे इन जो खबरों से जो हम सुन रहे हैं कि 6 और कैनाल्स डिग अप कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान के हर मसले का हल डायलॉग है, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए और कोई यकतरफा फैसला ना किया जाए। जीना बैराज से निकाली जाने वाली थल कैनाल गुज़श्ता 25-26 रोज़ से भल सफाई की वजह से बंदिश का शिकार है। तहम महकमा नहार की तरफ से भल सफाई मुहिम कागज़ों तक महदूद नजर आती है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक असमतुल्लाह की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थल कैनाल जो कि जिना बैराज से निकाली गई है और ज़िला मुजफ्फरगढ़ तक ज़रई ज़मीनों को सैराब करती है। इस वक्त 25 से 26 रोज़ हो गए हैं भल सफाई मुहिम के नाम पर बंदिश का शिकार है, लेकिन अभी तक जो है वो महकमा नहर के एहलकार जो है वो कागज़ों में इसमें भल सफाई मुहिम तक महदूद हैं और प्रॉपर तरीके से भल सफाई मुहिम का आगाज़ नहीं किया जा सका। जबकि जो थल कैनाल है इससे मुतअद्दिद ज़िमनी नहरें भी निकाली गई हैं। ताहम भल सफाई मुहिम न होने की वजह से नहर थल कैनाल जो है वो गंदगी से अटी पड़ी है और पानी जो है प्रॉपर टेल तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से किसानों को अपनी ज़मीनों को पानी लगाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और साथ साथ उसमें जो गंदम और दीगर जो फसलात हैं उनकी काश्त में के लिए पानी की फराहमी जो है किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है। जी, सक्खर बैराज से निकलने वाली नारा कैनाल को 2 किलोमीटर RD6 तक पुख्ता कर दिया गया है। पानी की फराहमी 5 फरवरी से शुरू हो जाएगी। सक्खर बैराज से निकलने वाली नारा कैनाल को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 माह के अंदर 2 किलोमीटर तक RD6 तक फर्श और किनारों को पुख्ता कर दिया गया। इंजीनियर्स के मुताबिक RD6 तक किनार पुख्ता होने से पानी की रफ्तार और दबाव बढ़ेगा, जिससे RD12 के मुकाम पर पाइलिंग स्ट्रक्चर के बगैर कायम पुराने कंधरा रेलवे ब्रिज को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसलिए पानी का दबाव कम करने के लिए RD7 और 10 पर हिफाजती बंद बांधे जा रहे हैं। इंजीनियर्स ने नारा किनार को RD12 के मुकाम तक जल्द अज जल्द पुख्ता करने की सिफारिश की है ताकि सिंध पंजाब रेलवे ट्रैक के पुराने ब्रिज को नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सक्खर। और चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज को धमकी का मुकदमा थाना आप पर इस्लामाबाद में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा बहरिया टाउन के मुलाजिम वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव कर्नल रिटायर्ड खलीलुर रहमान ने दर्ज करवाया। मुकदमे में कहा गया है कि एक ईमेल के जरिए मलिक रियाज से 1 अरब 42 करोड़ रुपए का भत्ता 50 बिटकॉइंस की शक्ल में मांगा गया। धमकी दी गई कि अदायगी ना करने पर मलिक रियाज, उनके बेटे और उनके खानदान के दीगर अफराद की जिंदगियों को नुकसान भी पहुँचाया जाएगा।
खेलता पंजाब गेम्स के फाइनल मरहले में लाहौर डिवीजन की बर्तरी बरकरार। मेडल्स टेबल पर लाहौर 16 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले, फैसलाबाद 12 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम खेलता पंजाब गेम्स में फाइनल मरहले के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। चौथे दिन कबड्डी के फाइनल में फैसलाबाद ने साहिवाल को इंतहाई दिलचस्प मुकाबले के बाद 46-47 पॉइंट से शिकस्त दे दी। बॉयज बास्केटबॉल फाइनल में सरगोदा ने फैसलाबाद को 53-68 से हरा दिया। गर्ल्स बास्केटबॉल टाइटल लाहौर ने अपने नाम किया। फाइनल में मुल्तान को शिकस्त दी। वॉलीबॉल के फाइनल में फैसलाबाद ने लाहौर को हरा दिया। फुटबॉल का फाइनल गुजरांवाला डिवीजन और फैसलाबाद डिवीजन के दरमियान आज खेला जाएगा। खेलता पंजाब गेम्स में लाहौर डिवीजन 16 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर है। 12 गोल्ड मेडल्स के साथ फैसलाबाद का दूसरा और 10 गोल्ड मेडल के साथ गुजरांवाला का तीसरा नंबर है। पाकिस्तान रग्बी यूनियन 15 साइड रग्बी चैंपियनशिप डेजर्ट कैमल फॉर अब्बास के अलावा फोर्थ अब्बास ने जीत ली है। पाकिस्तान रग्बी यूनियन के सालाना प्रीमियर रग्बी इवेंट 15 साइड चैंपियनशिप का आखिरी मैच डेजर्ट कैमल फोर्ट अब्बास और लाहौर रग्बी फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। लाहौर की टीम ने इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी लम्हात में डेजर्ट कैमल फोर्ट अब्बास की टीम को 34-37 से हरा दिया, लेकिन डेजर्ट कैमल्स की टीम लीग में 4 में से 3 मैचेस जीतकर टूर्नामेंट की फातेह बन गई। पहले हाफ के इख्तिताम पर लाहौर रग्बी क्लब को 10-24 से बरतरी हासिल थी। लाहौर की तरफ से वसीम, अली शाहिद, खालिद और सुफियान, जबकि डेजर्ट कैमल्स की तरफ से अली, कयूम, मोहसिन सकलैन और अरसलान ने स्कोर किए। इस्लामाबाद में जारी नेशनल स्टूडेंट्स गेम्स में कराची की रानी आजम ने जिमनास्टिक के अंडर 11 कैटेगरी में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। साथ ही रानी आजम बेहतरीन जिमनास्टिक करार पाई। इस्लामाबाद में जारी नेशनल स्टूडेंट्स गेम्स में जबरदस्त मुकाबले जारी हैं। जिमनास्टिक के अंडर 11 कैटेगरी के मुकाबलों में कराची की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। टीम की कप्तान रानी आजम ने बेहतरीन जिमनास्टिक का एजाज भी हासिल किया। रानी आजम ने जिमनास्टिक के अंडर 11 कैटेगरी के मुख्तलिफ मुकाबलों में 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सिंध बिला साल पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ आज से हो रहा है। मुहिम में सिंध के 1 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इंसदाद पोलियो मुहिम सिंध के 30 अजला में हो रही है। तर्जुमान के मुताबिक पोलियो रजाकारों को सिक्योरिटी के लिए 21,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी अहलकार तैनात हैं। गुज़श्ता साल मुल्क में पोलियो के 73 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 22 केसेस का ताल्लुक सिंध से था। सरगोदा में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है और इस दौरान 20,000 से ज़ायद खाना बदोश बच्चों समेत 7 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जी, सरगोदा में आज से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर सरगोदा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने इस पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया था और आज से बाज़ाब्ता घर घर जाकर इस पोलियो मुहिम को शुरू कर दिया गया है। महकमा सेहत के ज़राए ने हमें बताया है कि 7 लाख से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इस 5 रोज़ के दौरान पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुख्तलिफ मकामात पर न सिर्फ घर घर जाकर ये टीमें पोलियो वैक्सीन पिलाएंगी, बल्कि रेलवे स्टेशनों, वैगन अड्डों और मुख्तलिफ शाहराहों पर भी कैंप कायम किए जाएंगे, जहां पर बच्चों में पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। महकमा सेहत के ज़राए ने हमें यह भी बताया है कि ऐसे 20,000 बच्चों का भी डाटा इकट्ठा किया गया है जिन्हें पोलियो की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इससे कबल जो है अफ़गान जो हैं लोग, खाना बदोश जो बच्चे हैं, उनको पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलाई जाती थी, लेकिन उनके लिए बाकायदा डाटा इकट्ठा किया गया है ताकि पोलियो की वैक्सीन की इस मुहिम में उन लोगों को भी शामिल किया जाए। महकमा सेहत की जानिब से आज से हाफजाबाद डिस्ट्रिक्ट में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें महकमा सेहत की टीमें 2 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाएंगी। मज़ीद तफसीलात जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सैयद मोहम्मद ज़मीर से। जी, महकमा सेहत की जानिब से आज से डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने यहाँ पर झुग्गियों में बसने वाले खाना बदोशों के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाकर बाकायदा मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। CO हेल्थ डॉक्टर ज़हीर अहमद के मुताबिक इस इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 2,38,000 से ज़ायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए महकमा
सेहत की जानब से ज़िला भर में 998 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन, स्कूलों के अलावा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। एयरपोर्ट पर बैग टैग तब्दील करके बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले मनशियात गैंग के 9 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान की वजह से सऊदी अरब में गिरफ्तार होने वाले एक खानदान के 5 अफराद वतन वापस पहुंच गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मोईद के हमरा लाहौर में सऊदी अरब मनशियात केस में रिहाई पाने वाले खानदान के घर जाकर मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला का कहना था, ANF ने दिन रात मेहनत करके इंटरनेशनल गैंग का सुराग लगाया और असल मुलजमान को गिरफ्तार किया। सऊदी अरब की हुकूमत ने भी बहुत ताउन किया। ANF की टीम को खुसूसी अवार्ड्स देंगे। किस तरीके से इन्होंने मुसीबत के वो दिन गुजारे, किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और किस तरीके से उसके बाद ANF की टीम DG ANF इनको पाकिस्तान वापस ले गया है। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है और मेरा ख्याल है कि और हमने फैसला किया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कि जितने लोग जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है उन सबको हम अवार्ड के लिए नॉमिनेट करेंगे। एक मुतासरा खातून ने ANF की टीम, मोहसिन नकवी और हुकूमत की काविशों का शुक्रिया अदा किया और कहा इन्होंने इंतहाई मेहनत से केस लड़ा, वरना हम तो सारी उम्र भी रिहाई नहीं पा सकते थे। हमारे बहुत मुश्किल हालात थे, बड़ी मुश्किल से हमने वो टाइम गुजारा, वो हमें पता है और अल्लाह जानता है। हम सोच रहे थे कि वहाँ से हम निकल ही नहीं सकते, यही हालात थे। और वहाँ 20 साल उम्र कैद हम सुन के और परेशान हो गए, लेकिन हमारी हुकूमत ने हमारी बहुत मेहनत की है। 23 दिसंबर को लाहौर से जद्दा जाने वाले मुतासरा मुसाफिर के बैग का टैग तब्दील किया गया। ड्रग माफिया ने अमले की मिली भगत से फरहाना अकरम के बैग का टैग तब्दील किया। फरहाना अकरम और उनके फैमिली मेंबर्स को 30 दिसंबर को सऊदी अरब में हिरासत में लिया गया। ANF ने कैमरों की मदद से तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का जायजा लेकर एक पोर्टर को हिरासत में लेकर तफ्तीश के बाद इंटरनेशनल गैंग के सरगना समेत 9 मुलजमान को गिरफ्तार किया। ANF ने तमाम शाहिद सऊदी हुकाम को दिए, जिस पर मुतासरा खानदान की रिहाई मुमकिन हुई। कैमरामैन खालिद खान के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। हैदराबाद में नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की जानिब से IT कोर्स करने वाले तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। हामिद शेख की रिपोर्ट। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में होने वाली तकरीब में एडवांस IT कोर्स और खवातीन के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज में तरबियत पाने वाले तलबा और तालिबात ने शिरकत की और उसे सराहा। जनरल इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया हमने 3 मंथ का, जिसमें जो है 20% थ्योरी थी और 80% प्रैक्टिकल था। हम खुद इलेक्ट्रॉनिक का काम कर सकते हैं, जैसे हमें बोर्ड लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक का काम, हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक की वायर्स, बैटरी वगैरह उसको चेंज कर सकते हैं। हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की चेयरपर्सन गुलमीना बिलाल अहमद ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद रोजगार के मौके फराहम करना और खवातीन को बाइख्तियार बनाना है। अब तक 4 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात को तरबियत दी जा चुकी है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात करें कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स खोले जाएं, जहां पे प्रैक्टिकल स्किल्स आपको दे सके। साथ साथ हम जॉब मैचिंग पे हमारा बहुत फोकस है। वफाकी हुकूमत की जानिब से रवां साल में मजीद जदीद कोर्सेज कराए जाएंगे, जिन्हें इंटरनेशनल सर्टिफिकेट का इजरा किया जाएगा। माहिरीन का कहना है कि IT सेक्टर की मजीद तरक्की के लिए तलबा को कोर्सेज के साथ साथ सॉफ्टवेयर हाउसेज का कयाम अमल में लाया जाए, ताकि नौजवान अमली तौर पर टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। हिंदुओं के कदीमी इबादतगाह साधु बेला तीर्थ आस्थान दुनिया भर से मजहबी सयाहों की आमाजगाह है। स्वामी बनखंटी महाराज ने 1823 में सखर मुंतकिल होने के बाद दरियाए सिंध के बीच में कायम वीरान जजीरे पे साधु बेला तीरथ आस्थान की बुनियाद रखी। मंदिर की इमारत में जयपुर का संगमरमर इस्तेमाल किया गया है, जिसे तराश के की गई खूबसूरत नक्श निगारी आज भी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। हर साल सैकड़ों की तादाद में दुनिया भर से हिंदू यात्री साधु बेला तीरथ आस्थान पहुंचकर खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम करते हैं। जजीरे पे कायम मंदिर तक पहुंचने के लिए वाहिद जरिया कश्ती है। इस सफर के दौरान लैंसडाउन ब्रिज समेत खूबसूरत मनाजिर भी देखने को मिलते हैं। साधु बेला में स्नान के मुकामात, आश्रम, लंगर खाना समेत कदीमी लाइब्रेरी भी कायम है, जिसमें हिंदू मत से मुतालिक कुतुब का बड़ा जखीरा भी मौजूद है। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सखर।